क्या एक्चुअली आर्यंस बाहर से आए थे? क्या एक्चुअली वो इन्वेडर्स थे? आपने उसको इन्वेजन जैसा बड़ा नाम दे दिया और इन्वेजन का आपके पास एक भी एविडेंस नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी महाभारत हुई है वो द्रौपदी की वजह से हुई है? जिस तरह का वो ग्रंथ है, जिस तरह का वो एपिक है और वो जिस तरह की रियलिटी पे बेस्ड होगा, आपको लगता है किसी एक व्यक्ति के इम्पैक्ट से इतनी बड़ी कोई चीज हो सकती? किस तरीके से आज एक जेनजी अपनी भारतीयता, अपना सनातन, अपना हिंदुत्व बचा के रख सकता है? जिम्मेदारी जेन जी की नहीं, जिम्मेदारी जेन अल्फा की नहीं, जिम्मेदारी उनके मिलेनियल या उनके जेन एक्स पेरेंट्स की है। आप घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एक और शनिवार और एक बार फिर से भारत के इतिहास के बारे में बात। आज हम बात करेंगे विनीत वाजपेयी जी से, जो कि एक ऑथर हैं और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं भारत के इतिहास के बारे में। चलिए कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं विनीत जी के साथ। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पे मनुकर पे। बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कुछ समय निकाला हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन करने के लिए। तो भी आपके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होने वाले हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। नहीं मनु, मैं ये पूरी तरह से सौभाग्य मेरा है। मैंने आपके पहले के भी पॉडकास्ट देखे हैं और आप जिस तरह का सुंदर काम करती हैं, जिस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशंस होते हैं, वो बहुत अलग हैं और बहुत ज़्यादा मेरी रुचि है उनमें। और मुझे जी। लगता है कि बहुत सारा आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे आपको ऑडियंस और श्रोता मिलने वाले हैं। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपने बुलाया मुझे यहाँ। विनीत जी, आई थिंक इस पूरे डोमेन में बहुत कम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अब स्टोरी टेलिंग माइथोलॉजी, जो कि जिसको मैं माइथोलॉजी नहीं बोलती हूँ, मैं हिस्ट्री बोलती हूँ, तो अपनी बेस हिस्ट्री पे बेसिस स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। उसमें कुछ कुछ फिक्शन मिला रहे हैं, फिक्शन बेस्ड स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा एक नया आई थिंक डायस्पोरा वही नया क्रिएट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के कितना इसमें भविष्य है, लोग कितना इंटरेस्टेड है इस तरीके की स्टोरीज सुनने में? देखिए मनु, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिसर्जेंस जैसी हो रही है। और कहा जाता है ना कि जैसे साहित्य जो है वो एक समाज का आईना होता आईना है होता और है समाज जी। साहित्य का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे देश का, हमारे समाज का देखें, जो पिछले कुछ दशकों में हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि अपने कल्चर पे, अपने ट्रेडिशन पे एक रिविजिट करने का एक जज्बा है। एक पूरा पूरा मोमेंटम है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं या जो जेन ज़ी हैं, अब तो जेन अल्फा भी आने लग गए हैं। वो बहुत रुचि ले रहे हैं। वो बहुत उनको बहुत इंटरेस्ट है अपनी हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में, अपने कल्चर में, अपनी ट्रेडिशंस में। और मेरे हिसाब से जो साहित्यकार है उसका बहुत बड़ा एक ये कर्तव्य है कि वो इस फॉर्मेट में कहानियों को लिखे और इस फॉर्मेट में एक मिश्रण सा बनाए, हिस्ट्री का, लिटरेचर का, इतिहास का, माइथोलॉजी का। अब वो माइथोलॉजी है कि हिस्ट्री है, उस पे भी ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन तो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ थी, जब मैंने हड़प्पा ट्रिलॉजी लिखी तो मुझे सबसे पहला एहसास यही हुआ था कि हम लोग, खास करके अगर हम देखें तो अगर हम हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस अगर हम कह लें, हिंदू स्क्रिप्चर्स कह लें, सनातन धर्म के अगर हम ट्रेडिशंस और कल्चर देख लें, तो हजारों साल पहले से हम लोगों का बड़ा फोकस रहा है श्रुति पे। बहुत सारी जो मेरे ख्याल से जो बहुत सारा नॉलेज क्रिएशन हुआ, बहुत सारा जो हिस्ट्री का क्रिएशन हुआ, बहुत सारा लिटरेचर का क्रिएशन हुआ, वो शायद कहीं हमने खो दिया, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता था श्रुति का कि गुरु से शिष्य सीखेगा, फिर उस शिष्य से उसका शिष्य सीखेगा और इसी तरह चीजें आगे बढ़ेंगी। और शायद यही कारण है कि आज हमारी जो इतिहास को बहुत सारे लोग माइथोलॉजी का टर्म देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो लिखित फॉर्मेट में वो चीज़ नहीं है। अगर हम देखें भी तो हम अगर हिस्ट्री को आज अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम
मेगास्थनीस या इब्न बटूटा या ज़ुआनज़ांग इस तरह के एक्सटर्नल आउटसाइड फॉरेन ट्रैवलर्स के वर्क्स पे रिलाय करते हैं एंशिएंट इंडिया के या मिडीवल इंडिया की क्या हिस्ट्री थी, कैसा समाज था, किस तरह की सोसाइटी थी, वो सारी चीज़ें हमको उनसे बोरो करनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह का लिटरेचर क्रिएट करने की या हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने की का एक कल्चर नहीं रहा है। जो लिखा भी जाता था जैसे तो वो बेसिकली राजाओं का की बायोग्राफीज होती थी, उनका महा महिमा मंडन होता था। अगर 7th सेंचुरी में बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा तो उसमें हैं ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम और उस समय का कैसा समाज था, हर्ष ने क्या क्या किया, कुंभ मेला कैसे शुरू हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी उसमें महिमा मंडन है। इट इज स्टिल राइटिंग अबाउट द ग्लोरी ऑफ द किंग। जो रियल हिस्ट्री शुरू होती है वो शायद संगम लिटरेचर की समय से शुरू होती है, विच इज अराउंड द 1st सेंचुरी कॉमन एरा, और मतलब उसी उसी के आसपास। तो क्या आज के मॉडर्न समाज में हम क्या फिर से वही गलती करने वाले हैं? क्या हम फिर से एक पूरी पीढ़ी को बीत जाने देंगे जब हम रिविजिट नहीं करेंगे अपने उन ग्लोरियस ट्रेडिशंस को, अपने उन स्क्रिप्चर्स को, अपने उन कैरेक्टर्स को? लेकिन अगर हम उनको उसी तरह के फॉर्मेट्स में बनाकर आज प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे तो आज का जो जैन अल्फा का कंज्यूमर है, कंटेंट कंज्यूमर है, जिसको फोन पे बहुत समय बिताने की आदत है, जिसका अटेंशन स्पैन बहुत लिमिटेड है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो तब तक उस कंटेंट को कंज्यूम नहीं करेगा जब तक वो एक उस फॉर्मेट में नहीं आएगा जो उसको सूट करता है। तो सॉरी मैंने थोड़ा लंबा आंसर दे दिया, लेकिन हड़प्पा ट्रिलॉजी जो मैंने लिखी उसमें मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने इतिहास को, हम अपनी कल्चरल ग्लोरी को, उस सबको सामने लेकर आए। वी ब्रिंग इट इनटू द हैंड्स ऑफ द मॉडर्न रीडर, लेकिन एक ऐसी कहानी के साथ जो इतनी एक्साइटिंग हो, इतनी थ्रिलिंग हो, जिसमें मॉडर्न डे रिलीजियस स्ट्राइफ इन्वॉल्व हो, जिसमें आज की जो समस्या हैं, आज के जो इश्यूज हैं और आज के जैसे मॉडर्न कैरेक्टर्स, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो किस तरह की कहानी बनेगी। और यही सोच के मैंने हड़प्पा ट्रिलॉजी लिखी। पर आपने जैसे बोला कि इस समय के राजाओं का महिमा मंडन था, तो कहीं ना कहीं आप भी तो उसी तरीके का काम कर रहे हैं कि आज के लोगों के हिसाब से, नॉट इन द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री, बट एक्चुअली फॉर द ऑडियंस किस तरीके से उनको पसंद आएगा। मे बी पहले जो राजाओं की का जो महिमा मंडन होता था, जो भाट और वो सब लिखे जाते थे, तो वो इसीलिए लिखे जाते थे क्योंकि वो उस समय प्रचलित प्रथा थी साहित्य की। लेकिन हमारा जो महाभारत है वो तो एज अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, इज एज अ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। पहला एपिक रामायण भी एज अ वहाँ पे कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी एज सच महिमा मंडन है। महिमा मंडन है तो रामचरितमानस में महिमा मंडन है, नॉट इन वाल्मीकि रामायण। तो वहाँ पे कोशिश करी गई थी डॉक्यूमेंटेशन करने की इन फॉर्म ऑफ एपिक्स। आपने हड़प्पन ट्रिलॉजी की बात करी, तो इसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आपको क्या लगता है कि अभी ये जो द्वारका है, जो बेट द्वारका की बात होती है, तो बोलते हैं वहाँ पे जिस तरीके से भी एविडेंसेस मिलते हैं कि वो और द्वारका जब डूबी और हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ही टाइम के आसपास की बात है। तो क्या कृष्ण जी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हुए थे? व्हाट डू यू थिंक? इससे पहले कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं जो आपने पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस बोले उस पे टिप्पणी करना चाहूँगा। जो आपने कहा कि उस समय जो महिमा मंडन होता था वो शायद हम भी आज वैसा ही कुछ कर रहे हैं, तो उसमें पहली बात तो एक टेक्निकल डिफरेंस है। टेक्निकल डिफरेंस ये है कि वो कमीशन्ड बायोग्राफीज होती थी, तो अगर बाण भट्ट ने लिखी तो उनको उस समय के राजा ने कमीशन किया लिखने के लिए, या अगर आयने अकबरी लिखी गई या पृथ्वीराज रसो लिखी गई, मुझे किसी ने कमीशन नहीं किया है। और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो मैं अपनी इच्छा से और स्वांतः सुखाए लिख रहा हूँ। तो पहला तो टेक्निकल डिफरेंस ये है। दूसरी बात ये है कि हम आपने शायद थोड़ा सा गलत समझा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम आज के जो पॉपुलर आइडियाज हैं उनको प्रोपोगेट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम उनके हिसाब से अपनी कहानियों को उनके हिसाब से ढालें। मैं ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम सब ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी है, हम सब ने हड़प्पा कल्चर पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? हमने एनसीईआरटी की किताबों में, जब क्लास 6 में आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला हिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया जाता था क्लास 6 में, जहां तक मुझे याद है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू किया जाता था और उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था। उसके बाद आर्यन इन्वेजन थियोरी आती थी। वो थियोरी थी, हाइपोथेसिस थी, वो सच में इतिहास था, प्रूवन है कि नहीं है, इस सब का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आया और फिर गायब हो गया। वो कैसे गायब हुआ उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, बस आपको बता दिया जाता था।
और वो थियरी थी, हाइपोथेसिस थी, जो भी थी, यू वर जस्ट सपोज टू एक्सेप्ट इट द वे इट वाज गिवन टू यू। तो अगर हम उसी फॉर्म में दोबारा से आज की पीढ़ी को भी फिर हम उसी तरह किताबी ढंग से इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाने लग जाएंगे, तो उनका भी वही रिएक्शन होगा जो हम लोगों का होता था कि यार ये क्या बोरिंग सी चीज पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर उनको ये बताया जाए कि आर्यन इन्वेजन वाकई में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या आर्य वाकई में बाहर से आए थे, क्या वो वाकई में ब्लू आइड ब्राउन हेड शार्प नोज्ड राइडर्स थे जो अपने हजारों घोड़ों के साथ आए और उन्होंने उस समय की जो इंडिजिनस इंडियंस थे उनको रौंद दिया अपने घोड़ों के तले, और बिना किसी रेजिस्टेंस के दे स्वेप्ट थ्रू और सबको हरा के फिर विंध्यास के नीचे भेज दिया गया? क्या ये इतिहास आपको सही लगता है? क्या और ये सच है? ये मेरा अगला प्रश्न होगा, जी इस जी पे आएंगे, जी, तो पर मैं अभी उसी मैं पे आ आपको रहा काट नहीं रही हूँ हूँ। जी। प्लीज गो अहेड। नहीं नहीं, बिल्कुल आप जरूर आइएगा इस पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी भी है। और एक लिमिट है टू विच हम लोग जो लेगेसी में हमको मिले हुए मैक्स म्यूलर या वेस्टर्न हिस्टोरियंस के जो बैगेजेस हम पे डाले गए हैं बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी एम्पल प्रूवन रिसर्च के, और हम लोगों से बस कह दिया गया कि आपको मान लेना है कि वो नीले आंखों वाले घुड़सवार बाहर से आए थे और रौंदते हुए चले गए इंडियंस को। वेरएज़ आई फील जो बहुत कुछ मैंने जैसे आप अभी बात करने से पहले ही आपसे कहा कि मैं कहानीकार हूँ, इतिहासकार नहीं हूँ। लेकिन हड़प्पा लिखने के लिए भी मैंने काफ़ी रिसर्च करी, जैसे कि हर ऑथर करता है। तो हम आएँगे उस पे कि ये वाक़ई में आए थे कि नहीं आए थे। मेरा सिर्फ़ ये कहने का मतलब है कि हम अगर उस सभ्यता के बारे में, क्या वो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन थी या वो सरस्वती सभ्यता थी? अगर हम इस तरह के पेचीदा क्वेश्चंस को एक बोरिंग थियोरेटिकल फॉर्मेट में फिर से पुश करने की कोशिश करेंगे तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। हमको सफलता तब मिलेगी, आपकी हमारी, आप तो मुझसे काफी छोटी हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं कि हमारी लगभग जो पीढ़ी है वो, उसको रामायण का ज्ञान कहाँ से आया? आप घर घर में रामायण का ज्ञान था क्योंकि रामानंद सागर जी ने उसको एक टेलीविजन सीरियल के फॉर्मेट में घर घर तक पहुंचाया। महाभारत की बारे में बच्चा बच्चा जानने लग गया, वो इसलिए क्योंकि भाई सबको पता था कि संडे को 9:30 बजे महाभारत आएगी और पूरा देश लगता था जैसे कर्फ्यू हो गया और महाभारत देखता था। तो क्या आज की, लेकिन उस बात को 25 30 35 साल हो गए हैं, तो क्या आज के कंटेंट क्रिएटर्स पे फिर से वही जिम्मेदारी नहीं आती है कि हम फिर से उसी तरह के एंटरटेनिंग अब्जॉर्बिंग तरीके से फिर से कंटेंट क्रिएट करें और हम अपने जो ये रिच हिस्ट्री है उसको हम इस फॉर्मेट में प्रस्तुत करें कि आज के रीडर को बहुत उसको पढ़ने में आनंद आए? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे डैन ब्राउन है, वो लिखते हैं, अगर उन्होंने दाविंची कोड लिखी तो उसमें वो मेरी मैगडलेन के बारे में लिखते हैं, क्राइस्ट के बारे में लिखते हैं, ब्लड लाइन ऑफ क्राइस्ट के बारे में लिखते हैं, होली ग्रेल के बारे में लिखते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लिखते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ इस तरह से उसको एक बोरिंग ढंग से लिखते तो शायद आज की पीढ़ी नहीं पढ़ती, लेकिन उन्होंने उसको एक रियली थ्रिलिंग, ऑलमोस्ट लाइक अ सिनेमा, ऑलमोस्ट लाइक अ मूवी, उस तरह की नॉवल का रूप दिया और वो घर घर तक पहुंची एंड इट बिकेम एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि कोई महिमा मंडन किसी का नहीं है। आपने एक बात ये भी कही कि शायद महिमा मंडन रामचरितमानस में हुआ। रामचरितमानस मेरे हृदय के बहुत निकट है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस में महिमा मंडन नहीं हुआ था, रामचरितमानस में असीम भक्ति हुई थी। वही मतलब महिमा मंडन का मतलब यही था कि वो भक्ति भाव से लिखी गई है। वहां पे सीधे राम जी को अवतारी मनुष्य मान के सारी बात करी है तुलसीदास जी ने। पर मेरा प्रश्न जैसे कि वही था कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन और द्वारका का जो डूबना, तो कृष्ण जी और हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ही समय की बात है? आपको देखिए, अब ऐसा लगता है? इसको देखिए, इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है क्योंकि बहुत सारी थियोरीज हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है, रेंजिंग बिटवीन 2000 बीसीई टू 30,000 बीसीई के बीच की डेटिंग के कई तरीके के काम हैं। कोई कहता है भीमबेटका केव्स जो हैं भोपाल में, वो 30,000 बीसीई में उनकी पहली केव पेंटिंग्स हैं। उसका नाम भीमबेटका इसलिए रखा गया क्योंकि भीम की बैठक होती थी वहां पे।
और भीम की मुलाकात क्या का युद्ध हिडिंब से वहीं हुआ था और फिर हिडिंबा से उनकी विवाह हुआ था, और उसको कार्बन डेटिंग के हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है कि वो 30,000 बीसीई 30,000 बीसीई की वो केव पेंटिंग्स हैं। तो क्या हम माने कि 30,000 साल पुरानी थी, और अगर महाभारत 30,000 पुरानी थी तो शायद भगवान कृष्ण भी उसी समय के रहे होंगे। कुछ लोग प्रूव करते हैं, मॉडर्न डे हिस्टोरियंस हैं। आप अगर यहाँ तक कि विलियम डैरिम्पल की किताब पढ़ लीजिए सिटी ऑफ जिन्स, उसमें वो बताते हैं, शायद एक हिस्टोरियन का नाम लेते हैं बीएन लाल, वो बताते हैं जो डेटिंग करते हैं वो कुछ 1500 बीसीई की करते हैं महाभारत की, क्योंकि वो इंद्रप्रस्थ का एक्सकवेशन करते हैं। इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में उस उनके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो मेरे ख्याल से द्वारका नगरी की क्या डेटिंग है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से सेम डेट में थी कि नहीं थी, उसको इस समय हिस्टोरिकली प्रूव कर पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं 2 तरीके से इसका उत्तर दे सकता हूँ। पहला उत्तर ये है कि अगर आप मुझसे एक मॉडर्न रिसर्चर और एक मॉडर्न थिंकर की तरह आप अगर पूछेंगी, तो मैं कहूँगा कि नहीं, मेरे पास उतना एविडेंस नहीं है एग्ज़ैक्टली ये बोल पाने का कि द्वारका नगरी थी, ऑफ़ कोर्स थी। इट्स एविडेंट, इट्स आउट देयर। हड़प्पा थी, ऑफ़ कोर्स था। राइट? क्या हड़प्पा बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन थी? बिल्कुल। बिल्कुल थी। उनके पास हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से लेकर, टाउन प्लानिंग से लेकर, सैनिटेशन से लेकर, ब्रिक वर्क से लेकर, मेटलर्जी से लेकर सब कुछ था। क्या द्वारका बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन थी? एब्सोल्युटली। लेकिन क्या वो एक समय के थे? ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप मुझसे एज अ बिलीवर पूछें, जो कि भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, जो कि सनातन धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कॉमनैलिटीज तो जरूर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि द मिस्ट्री ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका कहीं ना कहीं हम लोगों का रामायण महाभारत का एकदम एक्चुअल क्लियर स्क्रिप्चर्स या एविडेंस का होना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी सील्स हैं उनकी जो स्क्रिप्ट है वो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है। सो दीज आर ऑल अ लॉट ऑफ हिडन मिस्ट्रीज। तो ये कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि क्या वो उसी समय का था, लेकिन मैं विश्वास तो ज़रूर करना चाहूँगा। और जैसे अभी हमने बहुत बात करी आर्यंस की, तो मेरा प्रश्न अगला वही होगा, क्या एक्चुअली आर्यंस बाहर से आए थे? क्या एक्चुअली वो इन्वेडर्स थे? या फिर ये केवल वेस्ट की गढ़ी हुई कहानी है, जैसे कि आज फूट डालो राज करो वाली सिचुएशन जो भारत में वो हमेशा से करते चले आए हैं, वही? जी देखिए, मैं बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो मेरी पूरी किताब है हड़प्पा ट्रिलॉजी, उसमें एक मॉडर्न डे स्टोरी है, उसमें चर्च का इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसमें कन्वर्जन्स पे भी हिंट किया गया है, उसमें उसमें बहुत कुछ है, एंड इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड एक्शन थ्रिलर जिसकी 2 टाइमलाइन्स हैं, एक 1700 बीसी हड़प्पा में और एक मॉडर्न डे काशी में। और ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, इट्स अ वेरी थ्रिलिंग नॉवल, और 5 लाख से अधिक कॉपीज़ हम उसको बेच चुके हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और एक बहुत बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने उसको उसके फिल्म राइट्स लिए हैं, तो होपफुली 2 बिग फिल्म्स शुड कम आउट ऑन द हड़प्पा ट्रिलॉजी। लेकिन उस पूरी किताब में बहुत डिटेल में मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, शायद सैकड़ों पेजेज़ में। क्योंकि जब कोई एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड ऑनस्लॉट हो आपकी कहानी पे, आपकी सभ्यता पे, आपकी हिस्ट्री पे, तो उसका काउंटर ऑनस्लॉट भी आपको उतना ही ऑर्गेनाइज्ड और उतना ही वेल रिसर्च्ड करना पड़ता है। शॉर्ट में आपको मैं बताता हूँ कि आपको आपको लगेगा कि आर्यन इन्वेजन थियरी का क्या बेसिस है। पहली बात तो हमको ये मानना होगा कि कोई भी किसी भी मिट्टी से उपजा नहीं है। पूरी दुनिया में हिस्ट्री प्रूव कर चुकी है कि एक्चुअली ह्यूमन काइंड की जेनेसिस अफ्रीका से हुई थी। तो एक्चुअली तो पूरे विश्व में आज जो भी जितने भी मनुष्य हैं वो सब शायद 1 लाख साल पहले होमो इरेक्टस के टाइम पर अफ्रीका से बाहर निकले थे। लेकिन ये कहना कि कौन बाहर से आया, कौन कब से आया, और उसको एक थियरी बनाकर एक बहुत क्लोजली निट नेशन को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करना एक बहुत ही वेल प्लान्ड अप्रोच लगती है। और मैंने हड़प्पा ट्रिलॉजी में इसको बोला भी है दैट दिस इज इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म। एक तो होता है कॉलोनियलिज्म, जिसमें आपकी सेनाएं, आपकी फौजें, आपकी ट्रेड एक देश को तोड़ती हैं या तोड़ती हैं या उस पर राज राज करती हैं। करती हैं। लेकिन एक होता है इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म, जिस और जो आज भी चल बहुत रहा है। एक्टिवली चल रहा है। करेक्ट। और इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म में होता है जिसमें आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि किसी भी सभ्यता की, किसी भी एक सिविलाइजेशन की, किसी भी एक समाज की प्राइड पे आक्रमण करना और उनकी प्राइड को तोड़ने की कोशिश करना कि आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो जेनेसिस है वो औरों से इंफीरियर है।
सो हड़प्पा में या जो आर्यन इन्वेजन थियरी है उसके पीछे एक बहुत ऑर्गेनाइज सा एफर्ट लगता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वो कहते हैं कि एक आर्यन इन्वेजन हुआ था। जब आर्यन इन्वेजन हुआ था तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलनी चाहिए अगर कोई भी इन्वेजन होता है, अगर आप देखें तो हड़प्पा मोहनजोदारो बहुत वेल प्लान्ड सिटीज थी, उनके सिटाडल्स थे, ग्रैनरीज थी, तो वो कोई ऐसा छोटा सा कबाइलियों का कस्बा नहीं था कि कोई भी आएगा और धुएं की तरह उड़ा के ले जाएगा। दे वर बिग लार्ज ऑर्गेनाइज्ड सिटीज, उनका ट्रेड होता था मेसोपोटामिया से, सब सब कुछ हिस्टोरिकली प्रूवन है। तो जो इतना बड़ा समाज होगा, क्या उसके पास सेल्फ डिफेंस के लिए एक औजार भी नहीं होगा? और आर्यन इन्वेजन थियरी में बोला जाता है कि हड़प्पा को सीज किया गया, मोहनजोदारो को सीज किया गया, उनको हराया गया, और आर्यनों के आने की वजह से, आर्यों के आने की वजह से डर के वो समाज तितर बितर हुआ और इधर उधर फैल गया। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आर्यों ने इतना बड़ा हमला किया था, तो अगर कहीं भी कोई इतनी बड़ी बैटल होती है, और जो शायद, और मे बी इट वाज अ वॉर नॉट जस्ट अ बैटल, किसी एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, पर आपको हड़प्पा के आसपास, मोहनजोदारो के आसपास कोई भी हथियार एक्सकवेशंस में नहीं निकले। जब कोई बड़ी सीज होगी, एक बड़ी सेना दूसरी बड़ी सेना पर हमला करेगी, तो हजारों लाखों की संख्या में आपको हथियारों के अवशेष मिलने चाहिए। कहीं भी कोई भी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ब्रॉन्ज ब्रोकन एरोज, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं मिला है, विच गोज टू प्रूव कि कभी कोई युद्ध हुआ ही नहीं। दूसरी बात, जो स्केलेटन्स एक्सकवेट हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सरस्वती सभ्यता मैं उसको ज्यादा पसंद करता हूं बुलाना, तो उसमें किसी भी स्केलेटन पे ट्रॉमा के जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, किसी पर भी ट्रॉमा के साइंस नहीं है। इसका मतलब वायलेंट डेथ्स जो नहीं कि हुई किसी है। भी युद्ध के दौरान होंगी, जो हथियार से मारने की वजह से होंगी, उसमें से किसी का कोई एविडेंस नहीं है। सो द पॉइंट इज कि जब आपके पास एक, आपने उसको इन्वेजन जैसा बड़ा नाम दे दिया, और इन्वेजन का आपके पास एक भी एविडेंस नहीं है, तो फिर कैसे दे तो दिया इन्वेजन का नाम? कहाँ तो से थ्योरी, इस थ्योरी का ओरिजिन, बेस क्या है, सोर्स क्या है? सो सबसे पहली बात तो ये है कि इस थियरी का जो उत्तर है वो इसके नाम में ही है, आर्यन इन्वेजन थियरी। राइट, जब आप मुगलों की बात करते हैं, यू डोंट से द मुगल किंगडम थियरी, थ्योरी, you दे say वर the देयर, Mughal kingdom, the Mughal dynasty. You don't say the Mughal dynastical theory, राइट, right? The very fact that it's a theory means कि इसके पीछे कोई इट्स अ एविडेंस, हाइपोथेसिस। इट्स अ हाइपोथेसिस। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, उस समाज में जो एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि डेफिनेटली कहीं ना कोई सभ्यताओं का मिश्रण जरूर हुआ है। अगर आप ऋग्वेद में देखें, तो ऋग्वेद में भगवान शिव का उतना बड़ा कोई मेंशन नहीं है। फिर धीरे धीरे जब आप सामवेद यजुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं, तो रुद्र का मेंशन शुरू होता है, और फाइनली अथर्ववेद तक आते आते भगवान शिव का जो स्वरूप हम लोग पहचानते हैं उसकी बात होने लगती है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो, जैसे मैंने कहा मैं इतिहासकार नहीं हूं, तो जो लोग देखेंगे, आपके श्रोता तो सब गण बहुत पढ़े लिखे और बहुत विद्वान लोग हैं, तो अगर कोई त्रुटि हो रही है तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, तो अथर्ववेद तक पहुंचते पहुंचते भगवान शिव का एक्चुअली वो स्वरूप आता है। इसका मतलब ऋग्वेद के लिखने और अथर्ववेद के लिखने में अगर 1000 साल, 1500 साल, जितने भी सालों का अंतर है, इसका मतलब कहीं ना कोई सामाजिक बदलाव आ रहा था। ये बात प्रूव हो चुकी है कि सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल एशिया से बहुत ट्रेड होता था हड़प्पा का, मोहनजोदारो का, लोथल का, ये पूरा एक ट्रेड रूट था। तो जब जहां पर ट्रेड होता है, जहां पर भी वणिक समाज आएगा, वहां पर सभ्यताओं का मिश्रण भी होगा। तो कुछ सभ्यताएं कब आई, कैसे मिश्रण हुआ, जरूर कोई ना कोई मिश्रण हुआ होगा, और वो वणिक समाज की वजह से हुआ होगा। वो किसी महान योद्धा राजा जो आके उसने भारतीयों को हरा दिया, ऐसी तो मुझे ना कोई एविडेंस मिला है, और ना किसी के पास कोई ऐसा एविडेंस है। तो इस थियरी का प्रोपाउंड होना, उसके बाद उसका बहुत सारा सपोर्ट मिलना, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसके बाद ब्रिटिश राज से, इस पूरी थियरी को। तो आई थिंक सबसे बड़ी जो जो मैंने इंपीरियलिज्म बोला, इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे वो जो एक समाज की कमर तोड़ने की बात होती है ना, वो जो डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड वाली जो एक एटीट्यूड था, उसको इतिहास में लाने की भी कोशिश करी गई है कि हम लोग एक फलानी सिविलाइजेशन के हैं, और हम लोग, और जबकि रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। जब हिंदुस्तान में नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व के, और एटलीस्ट एशिया के, और साउथ ईस्ट एशिया के, और यूरोप के
दसियों हजार स्टूडेंट्स और चाइना के विजिटर्स और सब, जब नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बूमिंग एज अ सेंटर ऑफ नॉलेज एंड एक्सीलेंस, सो उस समय जो ब्रिटेन में क्या हो रहा था, डार्क एजेस थी, डार्क एजेस से भी पहले की बहुत, वो शायद गुफाओं में रहते थे और एनिमल स्किन पहनते थे जब हमारे यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको किसी समाज पर राज करना है तो उस समाज के आत्मविश्वास पर आपको हमला करना पड़ेगा, और इस तरह की जितनी भी थियरीज हैं और जिस जिस तरह का हिस्ट्री क्रिएट करी गई, वो उसी आत्मविश्वास पर हमला करने की कोशिश है। चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, जिन्होंने महाराष्ट्र में अपनी प्राइड को दोबारा उजागर किया, शिवाजी की कहानियां दोबारा सामने लेकर आए, चाहे राणा प्रताप की कहानियां लाई गई हो, तो शायद हमारे फ्रीडम फाइटर्स को भी ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई थी कि जब तक हम अपने गौरवशाली इतिहास को ऊपर वापस लेकर नहीं आएंगे, तब तक वो लड़ने की क्षमता और मॉडर्न समाज में अपनी साख बिठाने की क्षमता हमारे पास नहीं होगी। आपके कामों में थोड़ा-सा महिलाओं के बारे में जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो हमारी हिस्टोरिकल महिलाएँ रही हैं, तो मैं उनमें से एक का उदाहरण लेना चाहूँगी, द्रौपदी के बारे में। बहुत चर्चा होती है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी महाभारत हुई है, वो द्रौपदी की वजह से हुई है? अरे बाप रे! आप तो बहुत आपने बड़ा ही सेंसिटिव सा सवाल पूछ लिया और बहुत कंट्रोवर्शियल सा पूछ लिया। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा ऐसा कुछ भी है। और महाभारत जैसा महान, जैसा कॉम्प्लिकेटेड, जिस तरह का वो ग्रंथ है, जिस तरह का वो एपिक है, और वो जिस तरह की रियलिटी पे बेस्ड होगा, आपको लगता है किसी एक व्यक्ति के इम्पैक्ट से इतनी बड़ी कोई चीज हो सकती है? अगर आप महाभारत देखना शुरू करें तो मतलब मैं तो महाभारत का इतना बड़ा भक्त हूँ और फैन हूँ कि हम सुबह से शाम तक इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप महाभारत के कैरेक्टर्स देखना शुरू करें तो आप तो शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? आप तो शुरुआत शांतनु से कर सकते हैं कि भाई शांतनु ने कैसे वचन दे दिया। फिर आप भीष्म पर आ सकते हैं कि नहीं नहीं, महाभारत तो भीष्म की प्रतिज्ञा की वजह से हो गया था, अगर भीष्म ही राजा बन जाते तो ऐसा हो जाता। उसके बाद अच्छा कि नहीं भाई, अंबालिका के किडनैपिंग, या उसको आप जो भी कह लें उस जमाने में, उसकी वजह से हुआ है। कोई कहेगा कि युधिष्ठिर के द्यूत की वजह से हुआ है, कोई कहेगा। तो इस तरह की जब और ये हम और आप आज समझते हैं, हम आज ही के समाज को अगर देख लें, कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक इंसिडेंट एक इतने बड़े माइलस्टोन इवेंट को जन्म नहीं दे सकता, जब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, बहुत सारे जब इन्फ्लुएंसेस एक साथ आते हैं, तब शायद महाभारत जैसा एक जिसको मैं बोलूं ह्यूमन हिस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन इवेंट होता है। तो ये कहना कि द्रौपदी की वजह से ये हुआ, मेरे ख्याल से गलत है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारी जितनी भी ग्रंथ हैं उसमें चाहे माता सीता का डिस्क्रिप्शन हो, चाहे द्रौपदी का डिस्क्रिप्शन हो, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में अगर आप गौतम बुद्ध के आसपास की जो महिलाएं थी उनकी बात कर लें, तो एक मुझे बड़ा गौरव का एहसास होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों पे कई बार जैसे मतलब उस दिशा में जाना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन जो पैट्रियार्की का और इस तरह के बेकार टाइप के कभी कभी जो एक्यूजेशंस लगते हैं सनातन धर्म पे और समाज में, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस जिस समाज में जिस धर्म में बड़ी से बड़ी चीज से लेकर छोटी सी छोटी चीज की आ, आ, का रूप एक देवी का दिया गया है, एक महिला का दिया गया है, लोग कैसे मान लेते हैं कि उस धर्म में पैट्रियार्की हो सकती है। मतलब बड़ी बड़ी चीजें तो आप समझ लीजिए कि अच्छा धन है तो लक्ष्मी जी को पूजा जाता है, या अगर विद्या है तो सरस्वती माता को पूजा जाता है। यहाँ तक कि मेरा मेरा ननिहाल बनारस से है, उस तरफ तो अगर बच्चे को बुखार आ जाता है तो शीतला माता की पूजा की जाती है कि माता बुखार ठीक कर देंगी। तो एक ऐसा धर्म जो पनपा ही है मातृ प्रेम पर, जो पनपा ही है कि भाई देवियों ने ही, शिव और शक्ति का जिस जिस धर्म ने स्वरूप दिया है, उस धर्म पे पैट्रियार्की का लांछन लगाया जाता है। उस दिन मैं अपने एक सिख मित्र से बात कर रहा था,
और सिख समाज हम सब एक ही हैं, मतलब उसको मैं अलग नहीं मानता हूँ। और मैं आज भी अगर मैं वैसे भी एक एयरफोर्स ऑफिसर का बेटा हूँ, तो हमको तो यही सिखाया गया कि हम गुरुद्वारे के सामने से भी जाते हैं तो उसी श्रद्धा से सर झुकाते हैं जैसा कि शायद श्री राम के मंदिर के सामने झुकाएं। लेकिन मेरी एक अपने सिख मित्र से बात हो रही थी और मैंने उससे एक बात कहा कि यार तुमको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी सनातन धर्म के पीछे लोग हाथ धो के पड़े हैं? अगर हम एक तरह से देखें तो अगर हम सिखिज्म को देख लें, उनके 10 गुरु हैं, 10 के 10 पुरुष हैं। अगर आप देखें, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, मैं सिर्फ इसको उजागर करना चाहता हूं कि सिखिज्म के 10 गुरु और बहुत पूजनीय हैं लेकिन मेल हैं। पर सिखिज्म पे कभी मैंने किसी को सवाल पूछते नहीं देखा कि ऐसा कैसे हो गया कि 10-10 गुरु हो गए, एक महिला भी कभी गुरु नहीं बन पाई। मैं आपको वही बताना, एक तरफ हिंदू धर्म है, सनातन समाज है जो भरा हुआ है श्रवण कुमार की कहानियों से, जहां माता पिता को श्रवण कुमार अपने कंधे पर लेकर तीर्थ कराने ले जा रहा है, माता पिता की सेवा में अपने प्राण दे देता है, जहां पर भगवान राम पूरा देश क्रॉस करके जाते हैं माता सीता के लिए युद्ध करने के लिए। तो चाहे वो पत्नी का रूप हो, चाहे वो पुत्री का रूप हो, चाहे वो देवी का रूप हो, चाहे वो माता का रूप हो, सनातन धर्म ने तो हमेशा महिलाओं को देवी स्वरूपा माना ही है। हमारे यहाँ बहुत घरों में नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ में, बनारस में हम लोग ब्राह्मण परिवारों से, तो वहां पे जो जिन बेटियों की शादी नहीं होती उनको मना किया जाता है, नहीं पैर नहीं छूना है। और कहते हैं पैर क्यों नहीं छूना है? क्योंकि तुम में देवी का स्वरूप है। तो जो बेटियों में देवी ढूंढ लेता है, जो समाज इतना ज्यादा भरा हुआ है आदर से, तो उस पे जब इस तरह की बातें होती हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, आपने द्रौपदी की बात करी, द्रौपदी के तो अब इतने सारे इंटरप्रिटेशंस हो गए, 4-5 किताबें तो मैं ही देख चुका हूँ। सनातन धर्म में एक बहुत बहुत सुंदरता है, वो एक हर लेखक को, हर फिल्म मेकर को, हर तरह के कंटेंट क्रिएटर को ये फ्रीडम देता है कि आप जैसा चाहें, जिसको चाहें वैसा इंटरप्रेट कर लें। ये बहुत सुंदरता है सनातन समाज की। लेकिन कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि जैसे किसी भी लिबर्टी को कभी कभी ओवर यूज भी कर लिया जाता है, तो भाई वो भी हो जाता है। लेकिन इसमें बुरा मानने वाले, जो मैं द्रौपदी की बात बता रहा हूँ, मैंने कुछ एक काम पढ़े, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां पे मुझे लगा कि यार अननेसेसरी मॉडर्न फेमिनिज्म थोपा जा रहा है एक, एंड आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम माय मदर्स सन, माय वाइफ्स हस्बैंड एंड माय डॉटर्स फादर। तो मैं तो पूरी तरह से अपने आप को फेमिनिस्ट मानता हूँ। लेकिन फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह के अब्सर्ड इडियोटिक आइडियाज को आप थोपें अपने उतने पूजनीय हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे। तो कुछ काम मैंने देखे द्रौपदी पे जो मुझे पसंद नहीं आए, कुछ भी आप इंटरप्रेट कर दें, उनको उनसे प्यार हो गया था, उनको असली में तो उनसे राइट, मोहब्बत थी। आई थिंक अभी तो कुछ ये भी बात करी जा रही है कि द्रौपदी को कर्ण से जी प्रेम जी हो गया था। जी कौन सा, देयर इज अ वर्ड, जिनकी कैप्टिविटी में रहते हुए जिससे प्रेम हो जाता है, स्टॉकहोम स्टॉकहोम सिंड्रोम, सिंड्रोम, जी यस। जी ये भी मैंने सुना, क्या क्या इडियोटिक बातें हैं। तो देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसमें मुझको और आपको बहुत गर्व होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। गुस्सा तो आता है, लेकिन हाँ, आप मेरी बात सुनिए, आपको आपको प्रसन्नता होगी शायद सुन के कि हमारे हमारे धर्म में सबसे अच्छी जो एक बात है वो ये है कि हमको ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ अपना कोई भी किसी भी तरह का आप रिलेशनशिप फॉलो कर सकते हैं, राइट? आप प्रभु को मित्र की तरह मान सकते हैं। सुदामा मित्र थे भगवान कृष्ण के, सखा, द्रौपदी के सखा थे। द्रौपदी के सखा थे। आप मीराबाई की तरह आप उनको एक हम्म। प्रेमी मान सकते हैं, जो भी है। बनारस में एकाध ओकेजन्स पे ऐसी भी पूजा होती है और ऐसे भी रिचुअल्स हैं जहां पे, अब बनारस से बड़े कहीं, काशी में से बड़े कहीं कोई शिव भक्त होंगे, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन वहां ऐसे भी रिचुअल्स रहे हैं जहां पर लोग भांग वांग थोड़ा के एंजॉय करके शिव जी को गाली बकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको सखा मानते हैं कि यार तुम यार हो हमारे। तो जैसे यार को गाली बक के बोला जाता है चलो बस हमारे साथ, हम वैसे तुमको गाली बक के बोलेंगे चलो हमारे साथ, तुम मित्र हो हमारे। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सनातन समाज का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ी शक्ति ये रही है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। इतनी डेप्थ है हमारे रिलीजन में, इतनी डेप्थ है हमारे स्क्रिप्चर्स में, दैट उसको कोई भी
आकर किसी भी प्रकार का इधर उधर का इंटरप्रिटेशन लिखकर ना कभी डिगा पाया है और ना कभी डिगा पाएगा। तो मैं भी पढ़ता हूँ इस तरह की चीजें, जो आपने बोला मुझे भी पढ़ के लगा यार अब ये तो हद ही हो गई, मतलब आप कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि यार लिखने दो उनको, इट इज दिस फ्रीडम, दिस ग्लोइंग लिबर्टी दैट सेट्स हिंदुइज्म अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। पर इस वजह से ही तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सनातन धर्म पे कोई खतरा है। सनातन हमेशा से था, हमेशा रहेगा, उसको कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि इसीलिए वो सनातन है। पर आजकल के आने वाली जो जनरेशन, जो अभी जनरेशन चल रही है, जिस तरीके की मानसिकता चल रही है, उसमें ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करना, ऐसे एंगल्स और ऐसे नॉनसेंस बातें करना, वो आप क्या फ़ीड कर रहे हैं आने वाली जनरेशन को? आप उनका जो हमारी जो माताएँ हैं, उनसे जो माता का प्रेम होता है, आज कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, सबसे ज़्यादा क्रोधित, उद्वेलित तब हो जाता है जब उसको माँ की गाली पड़ती है। कुछ भी हो जाए, माँ की गाली मत देना। क्यों? क्योंकि माँ से वो उस तरीके से प्रेम करता है। हमेशा से माता की ममता को सबसे ज़्यादा ऊपर दिखाया गया है। इसीलिए भारत का जो सैनिक है, वो उस भारत माता के लिए लड़ता है। हमारे लिए देश देश नहीं है, हमारे लिए भारत माता है। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें उनकी माता के और पुत्र के या पुत्री के रिलेशन पे ही आप अटैक कर रहे हैं, तो कैसे ये परंपरा चलेगी कैसे? आप रिलेशन पे को हर्ट कर रहे हैं। कैसे? मतलब आपको क्या लगता है कि आगे वाली जनरेशन पे क्या असर होगा इस तरीके के नैरेटिव्स का? बिल्कुल मनु, तो मैं आपको बताऊं उस इसमें आपके और मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे तो आजकल कुछ भी फॉरवर्ड होता है। एक नया चलन शुरू हुआ है व्हाट्सएप पे दशहरे के समय पे, जहां पे वो लिखते हैं नेवर ड्रॉ लाइन अराउंड अ वुमन, और उसके बाद वो बताना शुरू करते हैं हाउ रावण वाज अ ग्रेट मैन। इतना बड़ा आता है पॉइंट्स के साथ कि रावण वाज अ एन अकम्प्लिश्ड डिप्लोमैट, instead of going for a frontal war he chose to kidnap Sita. He was a great man. If he wanted he could have forced himself on her but he didn't. That shows his character. He मैं आपको couldn't. बताऊं, मैं आग बबूला हो जाता हूं ऐसे मैसेजेस पढ़ के। He couldn't. सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आज के समाज में, उस देश में जहां पर अभी रिसेंटली निर्भया जैसा भयानक कांड हुआ है, वहां पर एक महिला की किडनैपिंग को डिप्लोमेसी बताया जा रहा है कि वो रावण तो वो सच अ डिप्लोमैट। इसी देश में जहां निर्भया जैसी पीड़ा देने वाली इंसिडेंट हुआ है। फिर आप उनका ज्ञान की कमी देखिए। रावण इसलिए नहीं फोर्स कर रहा था अपने आप को सीता पे क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा था, या वो शापित था कि अगर वो किसी भी और महिला पर अपने आप को फोर्स करेगा तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। वो इस मजबूरी से नहीं कर रहा था। बट आप एकदम सही करिए, ये आघात तो हो रहा है। ये एक बहुत सिस्टमैटिक ढंग से हमारी जो सबसे दी थिंग्स दैट वी होल्ड द डियरेस्ट, जो हमारे लिए सबसे, सीता माता, हम लोग सीता माता बोलते हैं, मेरे मुंह से कभी सीता नहीं निकलता है। आप सीता माता को बता रहे हैं कि जिस आदमी ने किडनैप कर लिया वो डिप्लोमैट था। आप समझ रहे हैं? और इस तरह की खून खौलाने वाली बहुत बातें होती हैं और चारों ओर होती रहती हैं। इसको हम दो तरीके से काउंटर कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम वी जॉइन द नॉइज, वो भी बुरा नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं कि प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा की अगर युद्ध हो रहा है तो शायद उसका जवाब भी फॉल्स प्रोपेगेंडा ही है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, टू गेट लेवल विद अ स्नेक यू हैव टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो अगर इस तरह की फॉल्स प्रोपेगेंडा का युद्ध चल रहा है तो ठीक है भाई, हम फॉल्स प्रोपेगेंडा का युद्ध भी कर लेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी हमारे, मैं क्यों यहां पर आपके साथ बैठा हूं मनु, क्योंकि आपका काम सिर्फ लोगों को कंटेंट नहीं दे रहा है, आप एक समाज की सेवा कर रही हैं। आप एक एक पूरी सिविलाइजेशन को, एक पूरे धर्म को, एक पूरी वे ऑफ लाइफ को आप एक मजबूती दे रही हैं। आपके अगर एक पॉडकास्ट को 1 लाख लोग देखते हैं तो वो उस तरह के 10 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस से ज्यादा पुरजोर इनिशिएटिव है। मैं अगर एक किताब लिखता हूं और मैं उस हड़प्पा की किताब में, ये जो मैंने अभी आपसे बात बोली देवियों वाली, महिलाओं के लिए हिंदू धर्म में क्या जगह है, ये मैंने, एक पुरोहित हैं कैरेक्टर हड़प्पा में काशी के, और एक मॉडर्न लड़की जो कि मॉडर्न डे जर्नलिस्ट है दामिनी नाम की, वो दिल्ली से जाती है और काशी में पुरोहित जी से मिलती है और पुरोहित जी से वो ये सारे सवाल पूछती है कि करवा चौथ क्यों रखा जाता है, ये क्या ये लड़कियों का दमन नहीं है, पैट्रियार्की क्यों होती है हिंदुइज्म में। और पुरोहित जी बड़े प्रेम से उनको इन सारी बातों के जवाब देते हैं।
तो या तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूं और फेसबुक पे लोगों से लड़ने लगूं, या मैं एक नेशनल बेस्ट सेलिंग किताब लिखूं जिसमें एक सुंदर कहानी भी हो, जिसमें एक फिल्म भी बने, लेकिन जिसमें एक किताब में कम से कम 10 मैसेजेस मैं अपने मॉडर्न रीडर्स तक पहुंचा सकूं। तो मेरे ख्याल से यही इसका सोल्यूशन है। आप अपना कंटेंट बनाते रहें, हम अपना कंटेंट बनाते रहें, और बस हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो कंटेंट है वो ग्रेसफुल हो, इम्पैक्टफुल हो, उसकी रीच हो। हम लोग जिन लोगों से नीत्स्की, जो एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर है, उनकी एक बहुत सुंदर लाइन है, अ मैन सेटिंग आउट टू फाइट अ मॉन्स्टर should guard against becoming one himself. आप जिस विचारधारा से लड़ने के लिए निकले, आपको जिस विचारधारा लगती है जो इस पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, उस विचारधारा से लड़ते लड़ते कहीं आप भी उसी विचारधारा के न बन जाएं। तो हमको एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या एक तमाचा खाकर दूसरा गाल दिखाने वाला थियरी सही है? वो एब्सोल्युटली नॉट। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म आने के पहले इस देश ने ये दिखा दिया है कि सैन्य बल क्या होता था। अगर हिस्ट्री में प्रूवन सबसे बड़ा एम्पायर किसी का था तो वो अकबर या शाहजहां का नहीं था, वो अशोक का था, उसके बाद समुद्रगुप्त का था। और जो हमारा जो मार्शल स्ट्रेंथ थी इस देश की, उस पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत इंपैक्ट पड़ा है। मैं खुद बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत मानता हूँ, बहुत मुझे प्रेम है। गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं उसको कोई किसी अगेंस्ट नहीं बोल हाँ, रहे मैं हैं। क्रिटिसिज्म से नहीं बोल रहा, जो हुआ मैं सिर्फ उसका व्याख्यान कर रहा हूँ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए, उनमें नॉन वायलेंस का बहुत ज्यादा बोलबाला था। उसकी वजह से बड़े बड़े राजा जैसे कि अशोक के बाद बिल्कुल ही मगध साम्राज्य क्रैश कर गया। क्यों? क्योंकि सैन्य बल पे जिसने अशोक को खड़ा किया, और उसी रिसोर्सेज को यूज करके अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैला दिया, वही रिसोर्सेज खत्म हो गए। तो वो एक एबरेशन है। उससे पहले आप जब से देख लें हमारे इतिहास में, तो चाहे वो गुप्त डायनेस्टी रही हो, मौर्य वंश रहा हो, वी हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। तो आप बप्पा रावल को देख लीजिए, बप्पा रावल को अरे मतलब कोई आप पूरा राजस्थान देख लीजिए, जी, जिसकी वजह से सब सारी सभ्यताएं बची रही, जिसकी वजह से आज साउथ अपने गर्व से कह सकता है कि हम कभी मिश्रण हमारी संस्कृति में हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि राजस्थान खड़ा हुआ था, ढाल बन के खड़ा हुआ था। जी। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमको कहाँ फाइन लाइन ड्रॉ करनी है? हमको ये फाइन लाइन ड्रॉ करनी है कि हम वही जो मैंने अभी नीत्स्की वाली आपको कहानी बताई कि या सेइंग बताई कि हम जिस पद्धति, जिस थिंकिंग से, जिस बिलीफ सिस्टम से, जिस फ्रेमवर्क से लड़ने के लिए निकले हैं, हमको ये अपने गार्ड करना होगा कि हम वैसे नहीं बन जाएं। सनातन धर्म आज अगर हजारों साल बाद, सैकड़ों इन्वेडर्स के बाद, हर तरीके के मिलिट्री असॉल्ट के बाद, पॉलिटिकल असॉल्ट के बाद, पार्टीशन के बाद, हर चीज के बाद भी अगर आज अपनी साख बनाए हुए है, हजारों साल से, कहा जाता है काशी के मणिकर्णिका घाट में 10,000 साल से चिताएं जल रही हैं। तो अगर हम भीमबेटका केव, मैंने अभी आपको बताया कि 30,000 साल पहले कहते हैं कि शायद भीम की बैठक होती थी, तो इतना पुराना जो समाज है, कितने ऑनस्लॉट्स उसने हैंडल किए होंगे, प्लेग से लेकर, दुश्मनों से लेकर, इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म से लेकर, हर चीज। और आज भी वो समाज किसी से कम, बचा हुआ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा किसी से कम गलत बोल रही हूँ, गलत शब्द का चुनाव है। तो ऐसे धर्म को अपने ऊपर, ऐसे समाज को अपने ऊपर एक बहुत डीप सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल जो मैं लाइन ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं, मैंने बहुत पहले 10-12 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था पीटीआई को या रॉयटर्स को, मुझे याद नहीं है, वो डॉन में छपा था, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में। उसमें मुझसे किसी ने पूछा था हु इज अ हिंदू, और मैंने उनसे बोला था आपको पता है हिंदू कौन है? वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास महिला है जो सुबह से शाम अपने पति, अपने बच्चों, अपने सास ससुर, अपने माँ बाप का ध्यान रखती है, जो लालची नहीं है, जिसको किसी से द्वेष भाव नहीं है, जिसके घर में दीवार पर छोटा सा मंदिर कील से ठोका हुआ है, वो उसमें सुबह नहा के अगरबत्ती जला देती है, हाथ जोड़ लेती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप, उसका पड़ोसी कौन सा धर्म फॉलो करता है। वो कभी ये नहीं कहती कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से ऊपर है। वो किसी से लड़ना नहीं चाहती है।
वो अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन अगर एक ऐसी संपूर्णता को बाहर से कोई आके सेबर रैटलिंग करना शुरू करे, बाहर से आके कोई आपको कॉन्स्टेंटली अगर ये बोलता रहे कि आप लोग इंफीरियर हैं और एक दिन आप लोगों को हम लोग विल रूट यू आउट, तो उस पे शांत बैठना भी सही नहीं होगा। तो जो बैलेंस हमको लेकर चलना है, जानवर से लड़ने के लिए आप स्वयं जानवर नहीं बन जाते, राक्षस से लड़ने के लिए आप स्वयं राक्षस नहीं बन जाते, आप देवता ही रहते हैं। हरप्पा में मेरा जो मेन कैरेक्टर है विद्युत, ही इज सपोज टू बी द लास्ट देवता ऑन प्लैनेट अर्थ। उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि राक्षस से लड़ते समय भी आपको अपना देवत्व दैवत्व आपको अपना मेंटेन रखना है, आपको अपना ग्रेस, आपको अपना वैल्यू सिस्टम वो मेंटेन रखना है। लेकिन क्या उसका मतलब कायरता है? क्या उसका मतलब आप पे असॉल्ट होता चला जा रहा है और आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे नहीं करना है। नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है। उसके दिन तो बहुत पहले लद गए मेरे ख्याल से। और वो तो जो लोग बोलने वाले थे, आई थिंक उनके भी फिलॉसफीज और उनकी भी रियलिटीज को बहुत अनकवर किया जा रहा है। और किसी को अगर एक फॉल्स गॉड बनाया जाता है, और मुझे तो बहुत खुशी है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अब बात कर रहे हैं, ओपनली बात कर पा रहे हैं। हाँ, ओपनली बात कर पा रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी भी था। तो वो समय तो बहुत पहले चला गया। आपकी पुस्तकों में काशी, जैसे आप काशी के हैं तो आप, मुझे लगता है जी। काशी से बहुत ही इमोशनली भी कनेक्टेड हैं। जी, जी। तो काशी की कोई एक ऐसी स्टोरी आप बताइए, कुछ ऐसी प्रथाएं जो हम लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि आपने जैसे बताया कि वहाँ पे शिव जी को गाली भी देते हैं क्योंकि सखा मानते हैं। जी, शाखी जी। काशी जो है वो शिव जी के त्रिशूल में बसती है। हाँ। तो आपकी पुस्तक से कोई ऐसा उदाहरण जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और नहीं, आम जनता को नहीं पता हो। देखिए, काशी से तो बहुत प्रेम है, जैसा आपने कहा, और काशी की हर चीज़ से प्रेम है। मेरा ननिहाल वहीं का रहा है, मेरी मम्मी वहीं से हैं। मामा, मौसी, मतलब बहुत-बहुत प्रेम है काशी से। एक बार मैं एक फंक्शन में था जहाँ पर एक उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने मुझसे कहा कि विनीत जी, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश टूरिज्म को आपको रॉयल्टी देनी चाहिए। तो मैंने कहा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? हम लोग पैनल डिस्कशन में थे। तो वो बोले कि आपकी किताब पढ़ने के बाद मॉडर्न यूथ ने, अच्छा, मेरी किताब आई थी, मोदी जी ने जो पूरी काशी का पलट, बिल्कुल उसका काया पलट करी, उससे पहले की बात है। तो मोदी जी के आने के बाद से तो ऑफ कोर्स काशी की महिमा और भी बढ़ गई है, लेकिन मेरी किताब उससे पहले की है। तो उन्होंने कहा कि आपको रॉयल्टी देनी चाहिए, क्योंकि आपकी किताब पढ़ने के बाद जितने लोग काशी जाने का प्लान बनाने लग गए हैं मॉडर्न सिटीज के, वो बीच में रुक गया था। मुझे, आप मानेंगी मनु, इतनी ईमेल्स आती हैं, हजारों लाखों, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सो मच लव आफ्टर हरप्पा ट्रिलॉजी। बहुत सारी मेल्स मेरे पास आती हैं जहां मुझसे लोग पूछते हैं कि काशी में देव राक्षस मठ है कहाँ। तो मैंने एक वहां पे एक मठ किताब में है जिसका नाम है देव राक्षस मठ। वो देव राक्षस मठ क्यों है, उसका ऐसा नाम क्यों है, वो तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन लोगों ने उसको इतना सच माना है और किताब और कहानी को इतना प्रेम दिया है दैट आई हैव रिसीव्ड ईमेल्स जहां पे लोग पूछ रहे हैं, देव राक्षस मठ है कहाँ, त्रिजट कपालिक की गुफा है कहाँ। ये क्रिएशंस हैं। ऑफ कोर्स मैं जब बड़ा हो रहा था तो काशी में एक जगह देखते थे गुरुकुल नाम की, वो बड़ी मिस्टीरियस सी, बड़ी मिस्टिकल सी जगह होती थी। तो शायद वहां से कुछ आइडिया जरूर उठाए गए हैं, पर ऐसी कोई जगह है थोड़ी। लेकिन लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ है लोकेशन, हम बनारस जाएंगे तो हम अपने काशी टूर में उसको ऐड करना चाहते हैं। तो ये तो बनारस की एक बात हो गई। ह्यूमरस ढंग से अगर मैं आपको बनारस के बारे में बताऊं तो बनारस में एक जो शाहरुख खान की फिल्म आई थी ना, डॉन, उसमें जो कमजोर वाला होता है, एक तो डॉन होता है और एक जो विजय नाम का होता है, तो उसकी एक लाइन है जिसमें वो कहता है, कमिश्नर साहब, हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और हैं भी। तो बनारसी लोगों के बारे में मैं बड़े प्रेम और अपनेपन से कह रहा हूं, उनका जो अपने बारे में ओपिनियन है वो दुनिया सबसे नंबर 1 है, कि काशी और काशी के लोग, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। और उसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं, बस हम कह रहे हैं काशी सबसे नंबर 1 है। तो वहां के लोगों की जो जीवन शैली है, वहां के लोगों की जो मस्ती है,
वहाँ के लोगों की जो धार्मिकता है, जो गंगा मैया के प्रति प्रेम, भोले बाबा के प्रति प्रेम, संकट मोचन में भाई जाना ही जाना है खाना खाने के बाद शनिवार को, या दुर्गा कुंड, मतलब वो एक अलग ही शहर है, वो इट्स अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। और वन ऑफ द रीजंस जब मैंने काशी को एक गढ़ जैसा लिया है अपनी किताब में, और देव राक्षस मठ, जहां पे एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी से युद्ध करने के का एक गढ़ बनता है, उसको मैंने काशी इसीलिए बनाया है बिकॉज आई फेल्ट कि काशी के बारे में शायद कुछ दशकों पहले तक बहुत लिखा जा रहा था, एंड देन वी लॉस्ट दैट। तो मुझे बहुत, मेरे लिए जरूरी था कि मैं काशी को फिर से अपनी पीढ़ी और अपने आने वाली पीढ़ी के इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल बुक, इन द फॉर्म कि उनको दोबारा से क्यूरियोसिटी हो कि यार ये कौन सा शहर है, ये कहाँ, भी कौन सा शहर है जहां कहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर शिव, यहाँ पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो शिव स्वयं उनके कान में राम बोल के है चलते। ना। तो ये कौन सा शहर है जहाँ कहते हैं मणि गिर गई थी नारायण की, और वहां 10,000 वर्षों से चलती चली आ रही है, ये कौन सा ज्ञानवापी कूप है। और बहुत सारी बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं, चाहे ये सिर्फ उसकी बात नहीं है कि पुराणों में क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो ये प्रूवन है दैट गौतम बुद्ध भी जब पूरे भ्रमण करते थे नॉर्दर्न इंडिया का प्राइमरीली, लेकिन जब बारिश का मौसम आता था तो वो काशी आ जाते थे। कबीर अगर आप देखें, कबीर चौरा आज बना हुआ, कबीर कहाँ किससे थे, काशी से ही थे। तो उसके बारे में तो आप जितनी बातें करते जाएं, जितनी उस पे किताबें लिखते जाएं, कम। आखिरी क्वेश्चन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी। ये प्रश्न ये होगा कि आज अगर आप जेनजी को कुछ मैसेज देना चाहें कि किस तरीके से उनको इतने सारे जितने इंटेलेक्चुअल और फिजिकल अटैक भी आजकल तो पहलगाम और हर तरफ से अटैक हो रहे हैं, हर तरह के अटैक हो रहे हैं, सोशल मीडिया ले लीजिए या फिर किसी भी तरीके का मीडिया ले लीजिए, किस तरीके से आज एक जेनजी अपनी भारतीयता, अपना सनातन, अपना हिंदुत्व बचा के रख सकता है? बहुत अच्छा सवाल है मनु, और ये हम सब पर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी बिटिया एक बार आई एंड शी वाज लाफिंग, वो तो हम लोग के घर में तो हर समय महाभारत रामायण ये सब बहुत बात चलती है, लेकिन वो आई एंड शी सेड दैट डू यू नो देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय क्लास हु वाज आस्किंग कि दुर्योधन रामायण में था या महाभारत में। हाँ हाँ। और लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति से, उसी बच्चे से पूछ लीजिए, और बच्चे की गलती नहीं है, मैं आता हूं कि गलती किसकी है, आप अगर उसी बच्चे से पूछ लीजिए कि अर्जुन के धनुष का क्या नाम था, तो वो गांडीव नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप पूछ लीजिए कि थॉर के हैमर का नाम क्या था, वो म्योल्निर तुरंत बता देगा, क्योंकि उसने अवेंजर्स का ज्यादा अध्ययन किया है, रामायण महाभारत का नहीं। लेकिन क्या उसमें उस बच्चे की गलती है? उसकी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, जैसे बुक्स के बारे में भी कहा जाता है, लॉट ऑफ पेरेंट्स कम एंड आस्क मी कि मैं अपने बच्चे को बुक्स पढ़ाना कैसे शुरू कराऊं। मैं पूछता हूं आप पढ़ते हैं? नहीं, हमको तो नहीं टाइम मिलता है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू रीड जब आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं? सिमिलरली हर घर में जिसको कहा जाता है संस्कार होते हैं, संस्कार को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक मॉडर्न अपब्रिंगिंग से ही आप अपने बच्चे को आने वाले समाज के लिए सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं, इमोशनली भी, सोशली भी तैयार कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। संस्कारों की जो अंडरपिनिंग है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, आप हजारों बार बोल सकते हैं अपने बच्चे को टॉक टू योर फादर प्रॉपर्ली, पर वो देख तो रहा है इंग्लिश कंटेंट, वो देख रहा है वेस्टर्न कंटेंट, जहां टीनेजर्स कैसे अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, वो सुबह से शाम वहीं देखता है। आप उसको बताते रह सकते हैं कि यार टॉक टू योर फादर प्रॉपर्ली, या आप उसके बाबा दादी उसको श्रवण कुमार की कहानी सुना सकते हैं। अ स्टोरी दैट टचेस द हार्ट will make an impact 1,000 times more than what you can teach theoretically. तो मैं जब छोटा सा था तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे श्रवण कुमार की कहानी सुनाई थी, और शायद आज इस और हजारों घरों में वो कहानी सुनाई गई है। एक छोटे से बच्चे की बात मन में बात घर कर जाती है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं, पूजनीय कोई नहीं, और उससे पूरे समाज पे कितना बड़ी स्ट्रेंथ आती है, ये कोई डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएगा। सो जिम्मेदारी जेन जी की नहीं है, जिम्मेदारी जेन अल्फा की नहीं है, जिम्मेदारी उनके मिलेनियल या उनके जेन एक्स पेरेंट्स की है। आप घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अभी भी आप जब चाहें आपको रामानंद सागर जी की
रामायण मिल जाएगी, बी आर चोपड़ा जी की महाभारत मिल जाएगी। अभी एक मॉडर्न वर्जन भी आया था महाभारत, बहुत सुंदर टीवी पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत जी जी, बढ़िया। स्टार प्लस वाला, आप वो दिखाएं। लेकिन और आपको 2 एपिसोड दिखाने, उसके बाद आपको नहीं दिखाना पड़ेगा, बच्चा खुद इतना एंजॉय उसको करने लगेगा। और वो संस्कार होंगे। घर में पूजा पाठ का होना, घर में अपने त्योहारों को थोड़े से आजकल घर में क्रिसमस ट्री जरूर आ जाएगा, है ना, लेकिन करवा चौथ पे 1000 सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट? करवा चौथ पे अगर भूखा प्यासा रहा जाता है, आप उस पे डिबेट करना चाहते हैं, आप जरूर करें। लेकिन क्या करवा चौथ एज अ रिचुअल, इज इट समथिंग टू मेक मॉकरी ऑफ? ऑफ कोर्स नॉट। पर क्या ये बच्चा समझ पाएगा? नो, बच्चे को तो व्हाट्सएप पे कुछ अलग ही मैसेजेस आते जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस समय के पेरेंट्स हैं, दे हैव टू स्टार्ट टेकिंग प्राइड। घर में एक भव्य पूजा हो, घर में हवन का धुआं हो। धुआं हो, राइट? मैं पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, और मैं एक छोटे बिल्कुल। से हवन से पोल्यूशन हो भी नहीं जाएगा। और उसमें जब इतने सारी हर्बल चीजें जाती हैं तो वो माहौल अच्छा होता है। आपको, मैं भी जब बचपन में जो मेरे घर में पूजा होती थी, आज भी अगर कहीं से मैं निकल जाती हूँ मंदिर के बगल से तो मैं नॉस्टैल्जिया, मैं बचपन में मुझे चली भी जाती हूँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये बचपन वाली महक है। जी जी जी, बिल्कुल। नहीं तो आई थिंक, बट मुझे ऐसा भी लगता है मनु कि मैं और आप बैठे हैं ना, हम बात कर रहे हैं और हम अकेले नहीं हैं। आई थिंक जो मैंने बहुत एकदम शुरू में जब हमने बात करनी शुरू करी थी, तो मैंने कहा था एक रिसर्जेंस हो रही है। कई बार ऐसा हो जाता है, आपको किसी चीज पे इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप सोचते हैं कि यार इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो सनातन है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन शायद हमारे आपके जैसे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इतना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, जब इतनी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। सो वी आल्सो नीड टू गेट आवर एक्ट टुगेदर। तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ भी स्टैब्लिश तो हो ही जाती है कि जितना इम्पोर्टेंट स्टोरी टेलिंग है, जितना इम्पोर्टेंट उसको रिसाइट करना है, बच्चों को दादी नानी की कहानियाँ सुनाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट कर्मकांड भी हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट पूजा का भी है। इम्पोर्टेंस पूजा का भी है कि जब तक बच्चा वो सब होते हुए नहीं देखेगा अपने घर में, वो कहानियाँ अपनी दादी नानी से रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं सुनेगा, तब तक वो अम, संस्कार ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से, जैसे आपने कहा था, श्रुति परंपरा पे ही हमारा ज्ञान और संस्कार चलते चले आ रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली आप जैसे लोग ऑथर्स कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में ला रहे हैं और वो चल रहा है। पर जब तक माताएँ, बहनें, पिता, दादी, नानी उस फॉर्मेट में नहीं कहानियाँ सुनाएँगी, रात में लोरियाँ अपनी वाली लोरियाँ नहीं सुनाएँगी, तब तक वो कल्चर, वो संस्कार ट्रांसफ़र करना, बच्चों में देना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो मेरे इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा परिवार से बाहर भी जाना होगा। मैं देखता हूँ कि अ, एक पहले जैसे प्रचलन होता था कि कोई पंडित पुरोहित घर में आए, तो पैर छुए जाते थे। बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कोई पैर नहीं छूता है। अ, मंदिरों में हम लोग जाते हैं, आप अगर दूसरे फेथ्स को देख लीजिए, दूसरी कम्युनिटीज़ को देख लीजिए, भर-भर के दान पुण्य होता है। भर-भर के वो लोग अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। आप जाएँगे देखेंगे, भव्य रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, पूरे संगमरमर का किला जैसे बना हुआ है, 25 एयर कंडीशनर्स लगे हैं सब। हम लोग आज भी मंदिर जाते हैं, अगर कोई ₹10 डब्बे में डालने वाला होता है, तो लोग मना करते हैं, "अरे रहने दो, पंडित सब उठा लेते हैं।" अगर पंडित नहीं उठाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा, कभी सोचा है? मैं और मेरे कुछ मित्र, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये कहना गलत होगा कि हम लोग शुरू कर पाएँ, लेकिन करेंगे ज़रूर। जिसमें हम लोग अडॉप्ट अ टेंपल का एक इनिशिएटिव करना चाहते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट हम लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं। हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कहाँ करना है, कैसे करना है। छोटे-छोटे जो मंदिर हैं कॉलोनीज़ के इधर-उधर, मैं अगर हम लोग नोएडा में अभी बैठे हैं, बात कर रहे हैं। आप सेक्टर 18 जाइए, इधर रेडिसन होटल है 5 स्टार, उधर बगल में डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया है। दोनों के बीच में एक पुराना सा मंदिर है, लेकिन उसमें ना मॉल ऑफ इंडिया ना रेडिसन, उसकी कोई भी ग्लैमर नहीं है, कोई फिनेस नहीं है। वो एक पुराना सा ही मंदिर रह गया है। क्यों? क्योंकि क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस पे।
तो जैसा आपने कहा कि परिवारों के अंदर कर्मकांड करना, माँ बाप के साथ क्या आपका, उसी तरह मुझे लगता है परिवार के बाहर भी हमको निकलना होगा, अपने आसपास देखना होगा, पंडित पुरोहितों को फिर से वही दर्जा देना होगा जो एक ज़माने में। मैं अपने मुसलमान भाइयों के बारे में बात करता हूँ, मैं मेरी ये मेरी आंखों देखी बात है। मैं लखनऊ में एक बार कहीं जा रहा था, मैंने देखा 3 लड़के एक ढाबे पे बैठ के चाय पी रहे थे। मुसलमान भाई थे हमारे, टोपी वगैरह से पता चल रहा था, और एक मौलाना साहब बगल से गुजरे, तीनों लड़के चाय का कप रख के अपने हाथ पीछे करके खड़े हो गए और आदाब किया मौलाना साहब। हमारे यहाँ तो पंडितों को चोर बोल दिया जाता है। एग्जैक्टली तो अब वो उसको बॉलीवुड का इफेक्ट ले लीजिए या उसको जिस तरह की भी पोजीशनिंग दी गई है, लेकिन इसको करेक्ट किसको करना है? इसको करेक्ट भी हम ही लोगों को करना है। तो खैर ये चर्चा बहुत लंबी हो और जाएगी, कहीं न कहीं लेकिन हम लोगों को ये भी अपने परिवार में बच्चों को और खुद भी एज़ अ पेरेंट्स ये भी आदत डालनी चाहिए कि एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन तो मंदिर जाएँ ही जाएँ, घर से बाहर निकल के। मान लिया हमारे हिंदू धर्म में मानते हैं कि इसमें भी भगवान है, कप में भी भगवान है, लाइट में भी भगवान है, हर जगह भगवान है। पर मंदिर जाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जी जितना इस नेचर को भगवान समझना। तभी मुझे लगता है कि तभी मंदिरों का रिवाइवल ऑनेस्टली और सही ढंग से तभी हो पाएगा जब हम एज अ कम्युनिटी वहां पे इकट्ठा होना शुरू कर देंगे किसी एक दिन। एब्सोल्युटली मनु, और मुझे लगता है कम्युनिटी की भी बात करें और इंडिविजुअल बात भी करें। मैं अपना ही एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। ऑफ लेट माय मदर वाज नॉट वेरी वेल। फिर भगवान ने ठीक किया उनको, तो हम लोग को बहुत रिलीफ हुई और मुझे मन में लगा कि यार मुझे जाना चाहिए कहीं। और बनारस में ही दुर्गा कुंड मंदिर है, बहुत मेरी बहुत मान्यता है। बनारस में तो सभी मंदिर इतने सिद्ध मंदिर हैं, लेकिन दुर्गा कुंड मंदिर में मैं गया, एकदम बंद होने से पहले, शाम के 8:30-9 बजे की बात होगी, और मैं वहां जाकर जैसे कि स्तब्ध सा रह गया। एंड आई फेल्ट दैट all the blessings of the universe have converged in that temple for me. और उस एहसास को आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो एहसास आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर देखें, हमारे जितने भी संत महात्मा जितने भी रहे हैं, फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से लेकर के आप जितने भी साधु संत रहे हैं, आप जब उनसे ज्यादा पूछने लगिए कि आपने भगवान को देखा है, कैसे करना होता है, फिर वो थोड़ी देर बाद एब्स्ट्रैक्ट बात करने लगते हैं। दे स्टार्ट टॉकिंग कि ध्यान में जाओ, मेडिटेट करो, और ये चीज तुम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जो मंदिर वाली आपने बात बोली है, वो भी एक ड्यूटी की तरह या एक चोर की तरह नहीं जाना है। मंदिर में यू हैव टू गो एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ, एंड दैट इज समथिंग जो अगर एक बार कोई आपको ले जाए, उसके बाद बार बार तो आप अपने आप खुद ही चले जाएंगे। आई एग्री विनीत जी। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को आई थिंक यहीं ख़त्म करते हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगा, इतना डाइवर्सिफाई हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ। मे बी नेक्स्ट टाइम हम आपकी काशी वाले पे एक डिटेल चर्चा करेंगे कि किस तरीके से काशी ने आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाला है एज अ प्लेस, एंड स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी एज अ ऑथर की जर्नी में किस तरीके से इम्पैक्ट डाला है। पर अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप विनीत जी, आपको मेरे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनु। मैं आप जाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं बड़ा प्रभावित था आपके पॉडकास्ट को देख के, लेकिन आपसे मिल के और भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। थैंक और यू सो मुझे, मच। जैसा मैंने कहा कि मुझे बहुत अभी हम बात कर रहे थे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो अगर आपके जैसे यूथफुल लीडर्स कह लूँ, कंटेंट क्रिएटर्स कह लूँ, जब तक हमारे साथ हैं तब तक सब ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी आभार। मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू।